हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। थर्ड चैप्टर चल रहा था हमारी बीसी एथिक्स का बेटे, और क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत आसान लगेगा, रोज की दास्तान है, रोज जिंदगी में हम ये सब देखते हैं, तो इसलिए बहुत कंफर्टेबल है। तो ध्यान से सुनते जाएंगे तो स्टोरी के जरिए लर्न भी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले उसने ये पूछा कॉन्फ्लिक्ट क्या है, फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं, और फिर इस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कैसे करें मैनेजर। 3 एरियाज है। तो सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि किसी भी चीज़ की डेफिनेशन को ठीक से करने से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब वो क्या बोलता है, एग्जैक्ट लिखते हो, कहते हैं इट इज एन एक्सप्रेस स्ट्रगल। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड। फिर बोलता है बिटवीन टू या एटलीस्ट टू two interdependent parties. Who perceive परसीव का मतलब होता है देखना। कहता है हु परसीव तीन चीजें बोलता है। इनकम्पैटिबल गोल्स, scarce resources, and interference from the other party. यहां तक समझ लें तब भी काम चल जाएगा, आगे सिंपल है। अब ध्यान दीजिए, हर शब्द पे ध्यान दीजिए। वही बोलते हैं इट इज एन एक्सप्रेस स्ट्रगल। पार्टीज कैसी हैं, इंटरडिपेंडेंट पार्टीज। हु परसीव मीन्स सी। तो वो क्या कहता है, कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। अगर हम छोड़ें, हमें भी तो पता है कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। सिंपल सा तो वर्ड है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा। दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया तो वो कॉन्फ्लिक्ट है। झगड़ा क्यों हो गया, क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंस है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने गुड्स बना के नहीं दिए तो सेल्स वाला रो रहा है मैं बेचूं कैसे। ऑर्डर की डेडलाइन आ गई है, गुड्स प्रोवाइड करने हैं, इनसे बन नहीं रहा। प्रोडक्शन वाला क्यों नहीं बना के दे रहा, उसके अपने कारण होंगे। प्रायोरिटीज होती है इंसान की, किसी और का ऑर्डर पूरा करने में लगा है या होगा कोई रीजन। दो डिपार्टमेंटल मैनेजर, दोनों हेड्स हैं, दोनों को एक असिस्टेंट की कमी है। कंपनी कहती है एक ही और बंदा रख सकते हैं भैया, दोनों बोलते हैं हमें दे दो। अरे भाई एक असिस्टेंट है, दो को कैसे मिल जाएगा। मैं एक ही की सैलरी दे सकता हूँ, एम्प्लॉयर ऐसे बोल रहा है। तो स्कार्स रिसोर्सेज हो गए। एक ब्रदर कहता है मुझे गाड़ी चाहिए ऑफिस जाने के लिए, मैं रोज जाता हूँ। दूसरा कहता है गाड़ी मुझे आज चाहिए, मेरा इंटरव्यू है। एक का नॉर्थ में ऑफिस है, एक का साउथ में इंटरव्यू है, कर लो बात। इनकम्पैटिबल गोल्स हो गए। इनकम्पैटिबल गोल्स का मतलब है कि दोनों के गोल्स साथ साथ नहीं पूरे हो सकते। जब दो चीजें साथ साथ एग्जिस्ट ना कर सके तो वो इनकम्पैटिबल हो जाती है।
जैसे मैंने बोला दिस कपल इज इनकम्पैटिबल, इसका मतलब है कि वो हस्बैंड वाइफ जब देखो झगड़ा करते रहते हैं, वो साथ साथ रह नहीं पाते हैं, therefore there is incompatibility between them। जैसे आपने बोला ये ड्राइव और ये कंप्यूटर इनकम्पैटिबल है, मतलब ये दोनों साथ साथ रन नहीं हो पा रहे हैं, ये हार्डवेयर इसमें यूज ही नहीं हो पा रहा है आपके कंप्यूटर में, तो फिर वो इनकम्पैटिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे इनकम्पैटिबल गोल्स हैं, या फिर रिसोर्सेज की कमी है, असिस्टेंट मुझे चाहिए, नहीं असिस्टेंट मुझे चाहिए, गाड़ी मुझे चाहिए, नहीं गाड़ी मुझे चाहिए, या फिर इंटरफेरेंस है, छोटा बोल रहा है लाइट बंद कर दो मुझे सोना है, बड़ा बोल रहा है चुपचाप सो जाओ मुझे पढ़ना है। अगर दोनों का अपना अपना रूम अवेलेबल हो, नो इंटरफेरेंस, नो झगड़ा बगड़ा, नो प्रॉब्लम्स। जिंदगी है, रोज की बातें, कोई ना कोई विषय चलता रहता है और झगड़ा होता रहता है। भैया जहां ग्रुप होगा वहां तो झगड़े होंगे ही, कॉन्फ्लिक्ट के बिना कैसे हो जाएगा सब कुछ? दो इंसान मिलते हैं तब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने ज्यादा होते चले जाएंगे उतनी प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ेंगी बढ़ेंगी। प्रॉब्लम के कारण तीन है, इनकम्पैटिबल गोल्स, स्कार्स रिसोर्सेज और इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर पार्टी। इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। और एक्सप्रेस स्ट्रगल क्यों कहा? क्योंकि हम झगड़ा करते हैं ना एक दूसरे से, बातचीत करते हैं, मैं अपने आर्गुमेंट्स रखता हूँ, दूसरा अपने आर्गुमेंट्स रखता है, मैं वो बताता हूँ जो मेरी नजर में सही है, दूसरा वो बताने लग जाता है जो उसकी नजर में सही है, हो गई एक्सप्रेस स्ट्रगल। अब हम इंटरडिपेंडेंट हैं, इसीलिए प्रॉब्लम्स अराइज होती है। मैं मेरी जिंदगी में बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जीऊं, किसी से कोई लेना देना नहीं, झगड़ा कैसे हो जाएगा? जितने आप इंडिपेंडेंट होते चले जाओगे, जितने आपको दूसरों की जरूरत महसूस नहीं होगी, उतने आपके झगड़े कैसे हो जाएंगे जब आपका ग्रुप ही नहीं है तो। लेकिन एक कंपनी ग्रुप के साथ ही चलती है, ग्रुप की वजह से ही चलती है, इसलिए पार्टीज की इंटरडिपेंडेंस नेचुरल है। इतनी बड़ी कंपनी, इतने सारे डिपार्टमेंट्स, दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, सब के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही रहती है, नेचुरल है, रोज की बात है। इस कॉन्फ्लिक्ट से बचा ही नहीं जा सकता, जहां ग्रुप वहां कॉन्फ्लिक्ट। दैट इज व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। अगर इसको आपने ठीक से समझा है, रटना थोड़ी ना पड़ेगा कि वो क्या बोलता है, कहता है इट इज एन एक्सप्रेस स्ट्रगल। कौन सी पार्टीज? इंटरडिपेंडेंट। What do they perceive? They perceive three things. One, incompatible goals. Second, scarce resources. And third, interference of the other party from the side of the other party. Yes or no? Very simple. अगर आप ऐसे ठीक से सुनो, ठीक से समझो, लिख भी आओगे क्या प्रॉब्लम्स है। उसके बाद देखिए बड़ी अच्छी एक लाइन लिखी है, कहते हैं also conflict and often involves different perceptions. परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन होता है आपका नजरिया, और यही है हमारे झगड़े क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी सोच मैच नहीं करती, हमारा नजरिया मैच नहीं करता। अगर सब कुछ मैच कर जाएगा तो फिर हम क्यों झगड़ेंगे, किसी विषय पर क्यों डिस्कशन होगी, है ना? दैट इज व्हाई ही सेज वी हैव डिफरेंट परसेप्शंस। फिर जो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है जो मुझे फिर बहुत अच्छा लगता है, दैट इज प्रॉब्लम्स अराइजिंग, कि जब हमारी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होती है, जब कोई डिस्कशन हो रही होती है, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो गई ग्रुप के अंदर, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो अराइज होती है। प्रॉब्लम समझ आ जाएंगी तो सोल्यूशन भी आ जाएगा ना हाथ में। अब पहली प्रॉब्लम है पीपल स्टार्ट अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट। अब किसी को किसी से प्रॉब्लम है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, वो उसे अवॉइड करता है, तो समय के साथ अंदर ही अंदर तो रहेगा ना सब कुछ, दिक्कत तो रहेगी, उसके मन खराब रहेगा, दूसरे व्यक्ति को लेके उदास रहेगा, तो समय के साथ प्रॉब्लम बढ़ती है।
बल्कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, डिस्कशन हो जाए, दोनों अपना व्यू पॉइंट क्लियर कर दें, दोनों की परसेप्शन मैच कर जाए कहीं ना कहीं, सब ठीक हो जाएगा। बट नॉर्मली ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में शायद कोई एक पार्टी, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने की कोशिश करती है, फिर वो कहती है मुझे बात ही नहीं करनी, उससे प्रॉब्लम बढ़ती है। उससे अच्छा है डिस्कशन किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए, प्रॉब्लम्स बताई जाए, इश्यूज को उठाया जाए, एक दूसरे की सोच को समझा जाए, ताकि फ्यूचर को तो संभाला जाए। और वैसे भी भैया यहाँ तो हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, एक बिजनेस हाउस की बातें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक टीम वर्क के बिना तो ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर टीम मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो कितना जरूरी हो गया उसे खत्म करना। नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन ने किस लिए रखा है आप सबको? ये करने के लिए कि झगड़े करो और आराम से अपने अपने खाली अकेले अकेले बैठ जाओ। अरे भैया, काम करने आए हो, काम करो। अब काम तभी होगा जब मिलके करोगे, मिलोगे तब जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म करोगे। झगड़े सुलटाओ बैठ के। तो पीपल शुड नॉट अवॉइड इट, दे शुड रादर डिस्कस द मैटर्स। बट नहीं, ये प्रॉब्लम है कि ऐसे हो जाता है कि पीपल स्टार्ट अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट। यही तो वो बोल रहा है, कहते हैं इट कैन बी डैमेजिंग बिकॉज इट कैन लीड टू अ ग्रेटर प्रॉब्लम इन फ्यूचर। हमेशा होती है, क्योंकि दिमाग तो डिस्टर्ब रहता है ना। उसके बाद वो क्या बोलता है, कहते हैं कि हम ना दूसरे को वी स्टार्ट ब्लेमिंग और वी ब्लेम द अदर इंडिविजुअल। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम लोग की। हम मुद्दे से हट जाते हैं, मुद्दा जो चल रहा है उससे हट जाते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। कभी भी डिस्कशन हो रही हो और आपने सामने वाले को ऐसे बोल दिया तू तो है ही ऐसा, वेट एंड वॉच, छोड़ेगा नहीं वो आपको। अब उसके पास भी दिमाग है, उसके पास भी जबान है, उल्टा जवाब देगा आपको कि तू मुझे बता रहा ना मैं कैसा, अब मैं तुझे बताता हूं तू कैसा। क्या फायदा हुआ? आप मुद्दे से क्यों हटे? जो बिजनेस प्रॉब्लम आप डिस्कस कर रहे हो उसी पे रहना चाहिए। नहीं, आप तो दूसरे को ब्लेम करने लग गए, उसकी पर्सनालिटी, उसके कैरेक्टर के पीछे पड़ गए। वहां से शायद प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगी, क्योंकि आप तो एक दूसरे के ऊपर ही बोलने लग गए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई ये प्रॉब्लम को समझ लेना कि वी शुड नॉट ब्लेम, तो डिस्कशंस का निचोड़ बड़ी जल्दी निकल आए, डिस्कशंस करने में घबराहट भी ना हो किसी को, और कंपनी की कोई प्रॉब्लम्स भी ना आए। बट दिस इज अ नेचुरल प्रॉब्लम कि जब हम कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं, एक दूसरे की पर्सनैलिटी, कैरेक्टर। सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। उसके बाद जो थर्ड उसने बोला, कहते ये ना लोग क्या करते हैं, कभी कभी विन लूज मेंटालिटी अपना लेते हैं। ये विन लूज मेंटालिटी क्या होती है? या तो मेरी चलेगी या तेरी चलेगी, या तो मैं सही या तू सही, तू हारेगा तभी तो मैं जीतूंगा, मिडिल पाथ वो कुछ नहीं होता। ये विन लूज मेंटालिटी, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है पता है? हम बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं, और जब हम अग्रेसिव हो जाते हैं ना, हमें दूसरे की बात सुनाई नहीं पड़नी, सुननी बंद हो जाती है भाई साहब। वो क्या बोल रहे हैं आप सुनते ही नहीं हो, क्योंकि इतना एग्रेशन आ गया आपके अंदर, इतने एक्साइटेड हो जाते हो आप कि आपको सिर्फ एक बात पड़ी हुई है कि मैं अपना पॉइंट प्रूव कर दूं किसी तरीके से, दैट आई एम ओनली 100% करेक्ट। बड़ी रॉन्ग फिलॉसफी है। ऐसे ही दूसरा भी हो जाता है। कहां समझने की कोशिश कर रहे हैं ये? वो अपनी बात पे अड़ गया, ये अपनी बात पे अड़ गया। तो दैट बिकम्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ये विन लूज मेंटालिटी की जो अप्रोच है। तभी वो बोलता है, कहते दे डिसरिगार्ड ईच अदर्स आइडियाज कंप्लीटली। जो मैंने बोला, वो एक दूसरे के ख्याल की रिस्पेक्ट करने को तैयार ही नहीं है भाई साहब। तो ये तीन प्रॉब्लम्स हैं जो अराइज होती है। एक कि लोग अवॉइड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट, तो बातचीत नहीं करना चाहते, उससे प्रॉब्लम बढ़ती है हमेशा, क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा बातचीत करने से खत्म होगी।
और दूसरा हम इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के पीछे पड़ जाते हैं, और तीसरा विल लूज मेंटालिटी जो बहुत खतरनाक साबित होती है। अब उसका जो तीसरा हिस्सा उसने क्वेश्चन का पूछा कि एक मैनेजर कैसे उसको हैंडल करे, दैट इज हैंडलिंग ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रुप्स की हेल्प से ही चलता है ना, टीम वर्क ही होता है, इतने सारे लोग होते हैं तो नेचुरल टीम मिलके ही काम करेगी तो काम होगा। अब जब लोग होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें इंटरैक्शन होता है, और जो ग्रुप इंटरैक्शन है तो आप भी समझदार हैं, हर दो इंसान अलग होते हैं, इसलिए ग्रुप इंटरैक्शन का जो एसेंस है, उसका जो एक पार्ट है, पार्ट ऑफ दिस एसेंस, वो ही है कॉन्फ्लिक्ट। बड़ी खूबसूरत लाइन कहीं मिलेगी जब पढ़ोगे इसको। वो बोलते हैं ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट इज अ पार्ट ऑफ एसेंस ऑफ द ग्रुप इंटरैक्शन। एसेंस का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसेंस से ही बना एसेंशियल। एसेंशियल होता है मस्ट, नेसेसरी, है ना। तो वो कहते हैं कि ग्रुप इंटरैक्शन मतलब कॉन्फ्लिक्ट, पक्की बात है, क्योंकि जब आप बातचीत करोगे कहीं ना कहीं आपके आइडियाज मैच नहीं करेंगे, उसका ख्याल अलग होगा, उसका ख्याल अलग होगा, तो वहीं से तो आती है कॉन्फ्लिक्ट कि हमारे व्यूज, हमारी परसेप्शंस मैच नहीं करती हैं। अब वो कहते हैं कि एक ग्रुप लीडर जो है, दो तरह के ग्रुप लीडर होते हैं। एक ग्रुप लीडर होता है जिसको लगता है ओहो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही नहीं चाहिए, नो कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? दैट इज शेयर वेस्टेज, वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेस, इसलिए वो चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ना होए। वही आपको काम करने का पैसा देता हूं, फालतू की बातें करने का नहीं, झगड़ा वगड़ा मत किया करो यहां बैठ के। और दूसरा ग्रुप लीडर क्या कहता है? वेरी गुड, वेरी गुड, करो कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कशन करो। क्यों? क्योंकि उसको पता है उससे उसके पास डिफरेंट आइडियाज, ओपिनियंस, बहुत कुछ आ जाएगा, उसको उसका फायदा होगा। एक चीज के ऊपर कई ख्याल मौजूद हो जाएंगे, वो कुछ कहेगा, वो कुछ कहेगा, वो कुछ कहेगा, गुड गुड, कॉन्फ्लिक्ट होने दो। ये वो लीडर है जो समझता है दैट कॉन्फ्लिक्ट इज अ सेंस और इट इज पार्ट ऑफ अ सेंस ऑफ ग्रुप इंटरैक्शन, कि ग्रुप में जब भी इंटरैक्शन होगा तो कॉन्फ्लिक्ट स्वाभाविक है, इट इज नेचुरल, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, मैनेज करना आना चाहिए। इसका मतलब है कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कैसे होना है ये भी तो देखो ना, उसको मैनेज करना सीखो, तो उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना अगर आ जाए तो इस कॉन्फ्लिक्ट से बेशुमार फायदा उठाया जा सकता है। दैट इज व्हाट द ऑथर सेज। मुझे भी ये ख्याल बहुत दुरुस्त लगता है। वो बोलता है, कहता है लीडर्स कैन यूज कॉन्फ्लिक्ट प्रोडक्टिवली टू टेस्ट आइडियाज और ओपिनियंस। उनको एक की जगह पे कई थॉट प्रोसेसेस मिल सकते हैं। हो सकता है कोई प्रॉब्लम कुछ समझ रहा हो, कोई प्रॉब्लम को कुछ समझ रहा हो, शायद प्रॉब्लम की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है कि कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो किस वजह से आ रही है, इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा है, होने दो। जैसे एक बंदा बोल रहा है, अरे तेरे को तो ये भी नहीं पता चला प्रॉब्लम क्या है। दूसरा बोला, तो आप बता दो ना प्रॉब्लम क्या है। तो पहला बोला, हाँ बता रहा हूं ना, प्रॉब्लम ये है भाई साहब, ये। दिस इज व्हाट, यहां लीडर को फायदा हुआ कि उसको ये सुनने को मिल रहा है कि इनकी नजर में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आएगी ऑल्टरनेटिव्स कहां से सोच लोगे आप। अब जब ऑल्टरनेटिव सोचे तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी कोई रास्ता है आपका, इस रास्ते से ये प्रॉब्लम आएगी, तो आप बता दीजिए अपना रास्ता। यस, मेरा रास्ता देखिए, ये बेटर मिलेगा आपको। यहाँ लीडर को फिर फायदा हुआ, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने ऑल्टरनेटिव उसको मिल जाएंगे। फिर एक वर्ड आया, क्राइटेरिया टू इवैल्यूएट। क्राइटेरिया मतलब बेसिस, कि किस बेसिस पे आप अपने जो प्रपोजल आपने दिया है या अपना ऑल्टरनेटिव दिया उसको इवैल्यूएट कर रहे हो। मैंने कहा किस बेसिस पे आप
आप कह रहे हो आपका वाला ऑल्टरनेटिव बेटर है? आपका तो बेसिस ही गलत है। इस आधार पे तो हम सोच ही नहीं सकते कुछ भी। तो बेसिकली जब कॉन्फ्लिक्ट होती है, लोग आपस में विषय पे बात करते हैं, विषय पे टिके रहते हैं, बहुत फायदा उठाया जा सकता है। कैरेक्टर पे जाना छोड़ दें, प्रॉब्लम पे ध्यान दें, अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है और जो पैरा लैंग्वेज है उस पे ध्यान दें, बहुत फायदा उठाया जा सकता है। वही कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए एक पर्टिकुलर क्लाइमेट की जरूरत है, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए। बातचीत करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बोला है उसने आगे जाके, बोलता है, एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, कहता है इट शुड बी अ डिबेट अबाउट इश्यूज। लिखती हुई ये लाइन बहुत अच्छी लगती है मुझे। कहते हैं इट शुड बी अ डिबेट, डिबेट होती है डिस्कशन। कहते हैं इट शुड बी अ डिबेट अबाउट इश्यूज एंड नॉट पर्सनैलिटीज। जो अभी मैंने बड़ी देर से बताया वही खूबसूरत लगी लाइन, इसलिए मैंने कहा आपको बताऊं। कहते मुद्दे पर रही है ना, व्यक्ति विशेष पे क्यों जा रहे हैं? तू कैसा तो मैं कैसा, क्या करेंगे जान के? प्रॉब्लम क्या है उस पे रहिए, उस पे बात करिए। और अगर आप वाकई सिर्फ प्रॉब्लम पे रहकर बात करते हैं और आपसी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं कि मैं क्या तो तू क्या, तो मेरी आपस की हमारी कितनी नफरत है एक दूसरे के साथ या कितना अच्छा रिलेशन है, ये सब सेकेंडरी इश्यूज है। मेरा और आपका बिल्कुल दिमाग में मैच नहीं करता। हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही टीम में है, इसलिए जब किसी प्रॉब्लम पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्कशन होल्ड की जाती है, हम दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर हम समझदार हैं तो अब हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड रहेंगे। ना मैं आपके बारे में कुछ बोलूंगा ना आप मेरे बारे में कुछ बोलोगे, हम दोनों का दिमाग फोकस्ड होगा सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ। तो ऐसे माहौल में फिर कितनी भी बात की जा सकती है। Let us not talk about what I am and what you are. Let us be concerned with the issue and issue only. तो फिर बड़ा फायदा होता है। इसलिए वो बोलता है, कहता है जो रिक्वायर्ड क्लाइमेट है उसमें कुछ खास बातें लेकर आइए, ऐसा माहौल बनाइए। अगर आप ऐसा माहौल बनाएंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, उसी कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठा लेंगे। पहला आता है जो वो कहता है एम्फेसिस। एम्फेसिस मतलब स्ट्रेस। एम्फेसिस शुड बी ऑन, किन बातों पे जोर देना चाहिए। पहला, प्रेजेंटिंग आइडियाज। जो मैंने बोला कि आप पर्सनालिटी पे मत जाइए, आइडियाज को प्रेजेंट करने पे सारी एनर्जी लगाइए, अपने ख्यालात पेश करने पे ध्यान लगाइए, इश्यू पे रहिए। दूसरा, प्रॉब्लम ओरिएंटेशन होनी चाहिए आपकी, जो अभी बताया। सारा दिमाग, सारी डिस्कशन प्रॉब्लम पे फोकस्ड रखिए। अपने आप कोई गुस्सा राइज नहीं होगा, क्योंकि हम एक दूसरे के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो प्रॉब्लम पे हैं और उसके बारे में आप अपने अपने ठंडे दिमाग से ख्यालात पेश कर रहे हैं। डिस्कशन के बाद एहसास हो जाएगा किसका आइडिया ठीक है, किसका आइडिया गलत है, या कौन सा बीच का रास्ता है ना। तो उससे फिर अच्छा नतीजे भी अपने आप निकल आएगा। फिर थर्ड पॉइंट उसने बोला स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी ऐसे सोचोगे स्पेलिंग याद हो जाएंगे। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस होता है अपने आप से, यक यक, बिना सोचे। आप अगर ऑनेस्टली सब कुछ बोलते जा रहे हो, मन में आया बोल दिया, दिमाग में आया बोल दिया, सोच ज्यादा नहीं सोचा, नो पॉलिटिक्स नथिंग। तभी उसने क्या लिखा, कम्युनिकेट ओपनली। ऑनेस्टली आपको जो दिमाग में जो आ रहा है ओपनली आप कम्युनिकेट करते रहो। आपके दिमाग में जो ख्याल है बोलते जाओगे, बहुत अच्छी डिस्कशन होती है ऐसे केस में। ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि इसको मेरा ख्याल कैसा लगेगा, ख्याल है बात खत्म, बता दीजिए।
फिर एम्पैथी की बात करी जो मैंने पहले भी सिखाया है, क्योंकि एम्पैथी से क्या होता है, एम्पैथी से आप दूसरे के आइडियाज को या उसके ख्यालात की कदर कर पाते हो, क्योंकि आप अपने आप को उसकी जगह पे रख पाते हो अगर आप एम्पैथाइज करते हो। तभी वो लिखता है यू अंडरस्टैंड अदर पर्सन्स थॉट्स। सिर्फ एम्पैथी से ऐसा हो पाता है। इसलिए वो बोलता है कि कई दफा ईगो वीगो सब साइड कर देनी चाहिए। मेरा ख्याल मैंने रखा क्योंकि मुझे वही सही लग रहा था, लेकिन डिस्कशन के दौरान मुझे ऐसा लगा कि इसका ख्याल अच्छा है, तो उसमें एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप क्या करोगे, एम्पैथाइज करोगे, अपने आप को दूसरे की जगह पे रखोगे, फिर सोचोगे, फिर समझ आना शुरू हो जाएगा। फिर इक्वालिटी, जिसको मैंने पहले भी बताया आपको, इक्वालिटी से क्या होता है, आप अपने आप को उसके बराबर समझते हो, और अच्छे से बोले दूसरे को अपने बराबर समझते हो, उसको अपने से नीचा नहीं समझते हो। उससे आप ये समझते हो कि ना तो ये बेवकूफ है, ना ये पागल है, ये भी समझदार है, और ये इसमें इतनी लियाकत है कि ये इस विषय पे अच्छे ख्यालात रख सके। तो आपकी उसको सुनने की ताकत बहुत बढ़ जाती है इक्वालिटी की वजह से। आपके अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जैसी कोई चीजें नहीं आती है अगर इक्वालिटी का थॉट प्रोसेस है तो। तभी उसने लिखा यू आस्क फॉर ओपिनियन। व्हाई वी आस्क फॉर ओपिनियन? बिकॉज वी कंसिडर द अदर पर्सन ऐसा है कि वो ओपिनियन पेश कर सके, उसके पास ये ताकत है, समझ है कि वो भी ख्यालात इस विषय पे दे सकता है। Thereby he says equality means you ask for opinion। क्यों? उसी से तो उसके ख्यालात और आपके ख्यालात को कहीं जाके मैच कर पाओगे ना आप। फिर अविलिंगनेस टू लिसन। लिसनिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप उसके ख्याल को समझ कैसे पाओगे। तो पहले तो उसके ख्याल को सुनना जरूरी, उसको अपने लेवल पे मानना जरूरी, अपने आप को उसकी जगह रख के सोचना जरूरी। ऑनेस्टली जो भी आए दिमाग में बोलते जाएं, पर्सनालिटी पे ना जाए, विषय पे रहें। अगर ऐसा माहौल बन जाएगा तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट का सिर्फ फायदा होगा, क्योंकि ख्याल पे ख्याल निकलेंगे और उन ख्यालों को जोड़ के एक खूबसूरत सा डिसीजन ले लिया जाएगा। यही तो मकसद था। ग्रुप इंटरेक्शन का मकसद ही क्या होता है? एक टीम किस लिए बनाई जाती है? 5 एक्सपर्ट्स क्यों बैठाए? एक ही से काम करवा लेते। 5 इसीलिए बैठाए थे ना, कम से कम 5 ख्याल तो आएंगे। तो 5 ख्याल मतलब कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन उसी कॉन्फ्लिक्ट को अगर ढंग से मैनेज किया जाए तो उसी से ही बहुत जबरदस्त आप डिसीजंस निकाल सकते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन बहुत ग्रो कर सकती है। राइट? समझ आया? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? ओके।